हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद आगे वो पढ़ने जा रहे हैं। और पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया था। फिजिक्स बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, और अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को लॉ के रूप में पढ़ेंगे। तो ये जो लॉ है, दैट लॉ इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है वो बेस करता है तीन चीजों के ऊपर। पहला, फर्स्ट, हीट produced is directly proportional to the square of current. That is, H is directly proportional to I square. Second condition है heat produced is directly proportional to the resistance. तो H is directly proportional to R. और तीसरा है हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. That is, H is directly proportional to T. Here in Joule's law of heating effect there are three conditions that defines the heat produce. जब heat produce होती है वो directly proportional होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के. हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. और हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड. कंबाइन करके देखते हैं. कंबाइनिंग all the above, H is directly proportional to R square, I square R into T. H equals to K, I square R into T, and K equals to 1. ठीक है, in MKS यूनिट सिस्टम. तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज मिल गई कि H equals to I square R into T जूल्स. ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. मतलब उसको जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसको जूल्स ने एक लॉ के रूप में बताया कि भाई ये लॉ है जो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट किस किस बातों के ऊपर डिपेंड किया? करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर. अब अगर पिछले वीडियो में हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी देखा था, तो इसलिए मैं आज न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा उसका. हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर, पावर मतलब शक्ति है ना. और जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी. इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक की शक्ति कितनी है, ठीक है, उसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे हम. तो रेट ऑफ doing work
when current is flowing through the conductor is called इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की सेकंड, और इसीलिए इसको कहा जाता है वाट। ठीक है, तो डेफिनेशन भी मिल गई, फॉर्मूला भी मिल गया। अब यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 वाट। तो 1 वाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, इज डन फॉर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना वर्क किया है उसको हम क्या कहेंगे? वॉट। वॉट इज अ मेजर ऑफ पावर, जो यूनिट है। तो उस जैसे बल्ब के ऊपर लिखा रहता 60 वॉट। 60 वॉट का मतलब क्या हो गया? उसका जो पावर है वो 60 वॉट के बराबर है। ठीक है, और जो उसके ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्ट 60 वॉट, मतलब 220 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा। अगर 110 कर देंगे तो हम उसको बल्ब काम नहीं करेगा, तो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे वो काम करेगा और उसका पावर है 60 वॉट। तो आप देखो 60 वॉट, 100 वॉट, 40 वॉट, तो 40 वॉट कम देगा रोशनी बल्ब, ठीक है, 60 वाट थोड़ा ज़्यादा रोशनी देगा, क्योंकि वॉटेज के हिसाब से उसकी पावर को हमने रखा हुआ है। तो ज़्यादा वॉटेज का बल्ब होगा तो ज़्यादा पावर होगी उसकी, तो इसीलिए यहाँ पर पावर का जो मेजर है वो क्या है? वॉट। इसका मतलब यह हुआ 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन फॉर 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वॉट। तो 1 किलो वॉट, तो 1000 वॉट, 1 kilowatt hour, that is 1000 watt into 1 hour, ठीक है, that is equals to 1000 into 1 hour means 3600 second, watt, ठीक है, into second, तो ये हो गया watt into second, that is taken as joule। तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो यहां पर हमारे पास किलोवाट आवर, ठीक है, ये किलोवाट आवर जो है उसमें तो ये यूनिट इतनी आ गई इसकी, और 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, अब आते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट में, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट को हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट को हम मेजर करेंगे, दैट इज वाट इनटू आवर अपॉन 1000। तो यहां पर ये कॉमर्शियल यूनिट जो हमारे घरों में ना मीटर लगा हुआ है वो किलोवाट आवर में मेजर करता है। आप देखिए वहाँ पे लिखा रहता है कि आपकी जो रीडिंग आई 346 किलोवाट आवर, मतलब आप इतना, ठीक है, वॉटेज का इस्तेमाल इतने आवर में किए हैं, तो उसको बताता है 1 यूनिट पे। तो हमारे पास अगर एक क्वेश्चन ऐसे ही हम जनरल डिस्कस करके देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है in a house fan and bulb is bulb of 200 watts and 10 watts
is connected with a power supply and it consumed electricity for 10 hours. How much energy is consumed by fan and bulb? Question is that in a house, fan and bulb of 200 watt and 10 watt is connected with a power supply. एक फैन और बल्ब जो है वो कनेक्टेड है किससे? पावर सप्लाई से, एंड इट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स के लिए वो कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. तो हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द फैन एंड बल्ब? कितना एनर्जी कंज्यूम किया फैन और बल्ब ने? तो सबसे पहली बात हम फैन के लिए करके देखते हैं कैलकुलेशन. तो यूनिट इक्वल्स टू वॉट इनटू आवर अपॉन 1000. हाउ मच वॉट? फैन आवर 10 अपॉन 1000, दैट इज 2 kilowatt hour energy consumed. And for bulb, unit that is equals to watt into hour upon 1000, that is equal to how much watt? 10 watt into 10 upon 1000, that is equals to 1 by 10, that is 0.1 kilowatt hour. Total energy consumed by fan and bulb, that is 2 kilowatt hour plus 0.1 kilowatt hour, that is 2.1 kilowatt hour. इतना यूनिट उन्होंने कंज्यूम किया है. तो इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जो हम मेज़र करते हैं और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है. अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इस चैप्टर में, और वो है फ्यूज़. ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहली बात हम आते हैं फ्यूज़. जो एक फ्यूज़ है, ठीक है, वो सेफ्टी डिवाइस है हमारे लिए, हमारे घरों के लिए सेफ्टी डिवाइस है. जैसे कहीं पे भी हमारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ होता है, फट से फ्यूज उड़ जाता है. आपने देखा होगा कभी वोल्टेज हाई होता है तो फ्यूज उड़ जाता है. तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है. और ये फ्यूज किस तरीके से वर्क करता है भाई? फ्यूज हमारा ये बहुत पतला सा वायर होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. तो एरिया इसका कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और ये मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसका. तो ये जो फ्यूज है ये हमारे घरों में सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है. जब वोल्टेज हाई होता है तो फट से, क्योंकि वहां हीटिंग इफेक्ट के ऊपर जैसे ही रेजिस्टेंस हाई होगा, करंट ज्यादा पास कर, वोल्टेज ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी. हीट प्रोड्यूस होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो कट जाएगा फ्यूज हमारा. ठीक है, और हमारे घर का इलेक्ट्रिक सप्लाई कट जाएगा. दूसरी बात हमारे सामने आती है ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग का मतलब आप समझते हो कि भाई अगर एक गाड़ी है उसका कैपेसिटी है, ठीक है, 200 किलोग्राम का, उसके ऊपर रख दे रहे हो 300 किलोग्राम, तो वो तो इंजन उसका बैठ जाएगा. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं,
ठीक है, उसके अंदर कम वायर ज़्यादा वायर वाले तार मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, वायर्स मिलते हैं। तो ये जो वायर्स हैं, ठीक है, इन वायर्स में हमने देखा होगा उनकी थिकनेस अलग 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 होती है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको उनका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा घरों में प्रेस हम करते हैं कहीं पे किसी भी सॉकेट में लगा के, ऐसा नहीं करना है, हमको पावर प्लग से यूज करना है। पावर प्लग क्यों यूज करना है, उसका रीजन है क्योंकि पावर प्लग में जो है बहुत थिक वायर्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो वायर ज्यादा वोल्टेज को लेते हैं। तो हम जब वहां पे हम उसको कम वोल्टेज के सॉकेट में लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे कम एम्पियर का करंट आएगा, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वहां पे जो करंट हमको ज्यादा चाहिए, किस लिए, प्रेस करने के लिए हमको करंट ज्यादा चाहिए, और वायर पतला, वहां से ढेर सारा करंट आएगा तो वायर गर्म हो जाएगा। जब वायर गर्म हो जाएगा तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए आपने देखा होगा उस सॉकेट के आसपास काला काला सा जल जाता है, यही कारण है, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, ओवरलोडिंग के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, वायर मेल्ट हो जाता है और वायर ब्रेक करता है सर्किट को, दो वायर एक साथ टच करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है कि आग लगने की संभावना होती है, आग लग सकती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें हमारे घर में। जब भी हम इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन कराएं तो हम ये जान कर लें भाई किस जगह पे हमको फैन चलाना है, किस जगह पे हमको प्रेस करना है, किस जगह पे हमको ओवन रखना है, किस जगह पे हमको गीजर लगाना है, तो उसके हिसाब से वायरिंग करानी चाहिए। अन्यथा आगे जाकर हमको नुकसान होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, वायर ब्रेक होते हैं, इससे डबल पैसा खर्चा होता है और हमारे घर में बहुत सा नुकसान हो सकता है और आग लगने का भी डर होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होने के कारण कई बार देखा होगा दुकानों में आग लग जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमको अपने घर की वायरिंग कराना चाहिए। अब हमारा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें 3 वायर का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट जो वायर होता है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर का वायर होता है। दूसरा वायर होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, और तीसरा वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो हमारे पास 3 कलर के वायर्स होते हैं, ठीक है। रेड कलर का वायर जो होता है लाइव वायर कहलाता है, जिसमें से करंट आता है, पॉजिटिव करंट आता है। ब्लैक न्यूट्रल कहलाता है, ग्रीन अर्थिंग कहलाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, ये लाइव वायर होता है, ये होता है न्यूट्रल वायर होता है, और ये होता है अर्थिंग, अर्थिंग होता है। अर्थिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, जब भी करंट लीकेज होता है तब एक्स्ट्रा करंट जो है वो अर्थिंग वायर के से कहां चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। क्योंकि ग्राउंड जो है, अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर हम ऐसा सोचें समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालने से कोई समुद्र का लेवल कम हो जाएगा क्या, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अर्थ बहुत ह्यूज है, ठीक है, उसको कितना भी चार्ज देने से वो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो हम एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा करंट को हम कहाँ भेज देते हैं, अर्थ पे भेज देते हैं, जिसके कारण एक जो अर्थिंग वायर भी हमारे लिए एक सेफ्टी डिवाइस है। हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हैं वो जो है सेफ रहते हैं। जैसे अगर हमने फ्रिज रखा हुआ है, आजकल गर्मी के समय में आप कूलर लगाते हो, विंडो कूलर लगाते हो, अगर अर्थिंग वायर नहीं है, करंट लीकेज हो रहा है, आप छुओगे तो शॉर्ट मारेगा, ठीक है, आप चिपक सकते हो, ये एक डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग वायर लगाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा करंट कहाँ चला जाए, अर्थ पे चले जाए। और बच्चों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैं अगले वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा, और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मैं आप लोगों को एक टेस्ट दूंगा, और उस टेस्ट को आप सॉल्व करके देखिए आपको कितना आपने वीडियो देखा, कितना आपको समझ में आया, उससे आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा समझ रहे हैं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।
ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स को कभी भी कठिन मत समझिए, फिजिक्स बहुत आसान है, सिर्फ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है हमको, और इन इंफॉर्मेशन को अगर हम ध्यान में रखेंगे वही हमारा नॉलेज होगा। ओके बच्चों, बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।